हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। हम लोग आज सीडीपी बाल विकास के तीसरी क्लास करने जा रहे हैं और सीटेट एग्जाम में जितनी भी सीडीपी आती है, मैंने बोला था 6 क्लासों में पूरा सीडीपी कंप्लीट करेंगे। और देखिएगा आज की ये तीसरी क्लास है। जिन लोगों ने 2 क्लासें हो चुकी हैं नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए जा करके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देखिए देख लीजिएगा। और इसमें मैंने बोला था कि A to Z जितना भी सिलेबस होता है इन 6 वीडियो में हम समाप्त करेंगे। इसके अलावा में सीडीपी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं 6 क्लासों से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी यहीं से फंसेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, मैंने बोला था 6 वीडियो में पूरा सीडीपी कंप्लीट होगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आराम से, यहाँ से कुछ नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या होता है? देखिएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं। बेंजामिन ब्लूम अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे? अब बेंजामिन ब्लूम जो थे ये अमेरिका के निवासी थे। बेंजामिन ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। बेंजामिन ब्लूम ने क्या किया था? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। इन्होंने 3 पक्ष बताए थे। बेंजामिन ब्लूम ने 3 पक्ष बताए थे। कौन कौन से पक्ष बताए थे? ज्ञानात्मक पक्ष पहला था, दूसरा भावात्मक पक्ष था, तीसरा क्रियात्मक पक्ष था। इसमें देखिए एक पूछा जाता है बहुत डिटेल में। ये ज्ञानात्मक पक्ष को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, यही आता है, बाकी ये नहीं आते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे। देखिएगा आगे क्या बोला गया है। आगे है बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिका के निवासी थे, ये तो देख चुके हैं। और इन्होंने 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक की टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने पुस्तक दी थी। इन्होंने 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक की टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने अपनी पुस्तक दी थी। और देखिएगा, अब देखिए ज्ञानात्मक पक्ष, हेडिंग डालिएगा ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही ज्ञानात्मक पक्ष इम्पॉर्टेंट है। बाकी नीचे वाले जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। ज्ञानात्मक पक्ष से डिटेल में पूछा जाता है, तो ज्ञानात्मक पक्ष को हम लोग डिटेल्स में ही पढ़ेंगे। देखिए ज्ञानात्मक पक्ष क्या है। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। आगे देखिएगा, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा है। कितने? 6 भागों में बांटा है। देखिएगा, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा है। कितने? यही हमको 6 भाग पढ़ने हैं, ठीक है। कितने भागों में बांटा? 6 भागों में, यानी कि निम्न से उच्च की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना है। देखिएगा यहाँ पे बनाया गया है, इसी को हम लोगों को पढ़ना है अच्छे से। देखिएगा बोला है कि निम्न स्तर से, यानी कि निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर पढ़ना है। पहला क्या है? पहला ज्ञान होता है, उसके बाद में समझ बूझ बोध होता है, फिर उसके बाद में अनुप्रयोग है, फिर विश्लेषण है, फिर संश्लेषण है, फिर मूल्यांकन है। देखिए इसको हम लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए ज्ञान क्या होता है। ज्ञान क्या होता है? पहले मान लिया जैसे आपका एग्जाम लगा है, सीटेट का एग्जाम लगा है, तो आप तैयारी कैसे करोगे? आप तैयारी करोगे, क्या कहोगे? हमारा सीटेट का एग्जाम लगा है। आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप जानोगे इसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं, ज्ञान करोगे, नॉलेज करोगे। सीटेट में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं जानोगे। मनोविज्ञान आता है, हिंदी आता है, संस्कृत आता है, इंग्लिश आता है, साइंस आता है, ठीक। इस प्रकार से नॉलेज करोगे, ज्ञान करोगे तो ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान करोगे, ज्ञान हो गया। अब उसके बाद में क्या करोगे? समझ बूझ या बोध करोगे। जान लिया,
कि मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के अंदर क्या करोगे, अब उसको पढ़ोगे, अंदर के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, अंदर की थ्योरी पढ़ोगे, अंदर के जितने भी सिद्धांत हैं सिद्धांतों को पढ़ोगे। सिद्धांतों को पढ़ने के बाद में अब क्या करोगे, उन सिद्धांतों को अनुप्रयोग में लाओगे, क्या करोगे, उनका प्रयोग करोगे, जांच करोगे क्या मैंने पढ़ा है सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जांच करोगे। जांच करने के बाद में फिर क्या करोगे, विश्लेषण करोगे, उसका विश्लेषण करोगे, यानी कि उसको विश्लेषण का मतलब होता है कि उनको अलग अलग करके देखोगे क्या मैंने सीखा है, सही सीखा है या गलत सीखा है। फिर उसके बाद में अलग अलग करने के बाद में फिर इसमें क्या करोगे, संश्लेषण। संश्लेषण में क्या किया जाता है, इसमें विश्लेषण में अलग अलग किया था, इसमें जोड़ दिया जाता है, यानी कि समायोजन करके पढ़ोगे। फिर उसके बाद में मूल्यांकन करोगे, मूल्यांकन हो जाएगा। अब देखते हैं ज्ञान और बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन को डिटेल से यही पूछे जाते हैं। देखिएगा ज्ञान क्या होता है, देखिए ज्ञान क्या होता है, ज्ञान नॉलेज। इसमें बच्चों को आंकड़े, जानकारी को याद कराना, प्रत्यस्मरण यानी कि रिकॉल आदि कराने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसमें बच्चों को आंकड़े या जानकारी को याद कराना या प्रत्यस्मरण आदि कराने का प्रयास किया जाता है। ठीक, ये ज्ञान होता है। आगे देखिएगा बोध, उसके बाद में बोध आ गया, कंप्रेहेंशन। बोध क्या होता है, देखिए बोध को हम लोग पढ़ते हैं कंप्रेहेंशन। इसमें क्या होता है, बच्चों को ज्ञान कराया जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चों को ज्ञान कराया जाता है, उसकी समझ विकसित की जाती है, और जैसे अर्थ को समझना और समस्याओं की व्याख्या करना। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब पढ़ाया जाता है, इसमें पढ़ा जाता है, यानी कि इसमें बोध में क्या हो जाता है, अर्थ को समझा जाता है, पढ़ा जाता है अच्छे से, और समस्याओं की व्याख्या की जाती है इसमें अच्छी। अब देखिए, और तीसरे नंबर पे क्या आता है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग करोगे यानी कि एप्लीकेशन। अनुप्रयोग में क्या करोगे, इसमें आत्मसात करोगे। इसमें क्या करोगे, आत्मसात, यानी सीख, जो पहले हम लोगों ने समझा सीखा, ठीक, अब उसका क्या करोगे, आत्मसात। आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करोगे। क्या करोगे, इसमें प्रयोग करोगे। आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करोगे। प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, पहले जांच करेंगे, फिर प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करना, फिर गणना करेंगे। ठीक, इस प्रकार से हम लोग अनुप्रयोग कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, अनुप्रयोग करने के बाद में अब क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण में क्या बताया था मैंने, विश्लेषण में क्या बताया था, यानी कि एनालिसिस करेंगे। इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को, इसमें क्या होता था, आत्मसात, एक मिनट, आत्मसात किए गए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है। बताया था मैंने, इसमें अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने की क्षमता होती है, ताकि उसके तथ्यों तथा निष्कर्षों को समझा जा सके। ठीक, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है, ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। ठीक, अब आगे देखिएगा, संश्लेषण। इसमें क्या किया था, अलग किया था। इसमें क्या करेंगे, संपूर्ण यानी कि जोड़ करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या करेंगे, संश्लेषण में क्या करेंगे, इसमें नए ज्ञान पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, यानी कॉन्सेप्ट एंड रूल के आधार पर इसमें कोई भी अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकालना। ठीक है, यही क्या, तर्क देना, वाद विवाद करना और निष्कर्ष देना, यही क्या होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, यानी कॉन्सेप्ट एंड रूल के आधार पर उसमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकालना, जैसे तर्क देना, वाद विवाद करना और निष्कर्ष देना आदि। ठीक है, ये संश्लेषण हो गया। अब मूल्यांकन करोगे। मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन क्या होता है, इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें सीखे गए ज्ञान का क्या जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा, इसमें कितना सीखा, ये मूल्यांकन किया जाता है। अब आगे देखते हैं भावात्मक पक्ष। मैंने बताया था थोड़ा सा भावात्मक पक्ष को थोड़ा पढ़ेंगे, मात्र थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक, ये पूछा जाता है नहीं, खाली में क्यों पढ़ेंगे। देखिए भावात्मक पक्ष क्या होता है,
अफेक्टिव डोमेन। भावात्मक पक्ष क्या होता है देखिएगा, इसमें वे तरीके शामिल होते हैं। कौन से तरीके शामिल होते हैं? जिनसे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिसमें हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा ये क्या होते हैं? ये भावनात्मक रूप से शामिल होते हैं, भावनात्मक से होते हैं। देखिए, तारीफ करना, उत्साह बढ़ाना, प्रेरणा देना, ये सब क्या है? भावनात्मक पक्ष हैं। ठीक, भावनात्मक पक्ष के उदाहरण हैं। और भावनात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया। कितने? चाहे जितने भागों में बांटा जाए, हमें उससे क्या मतलब, खाली इतना जान लो, भावनात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया, यही पूछा जाता है। बाकी 5 भाग नहीं पूछे जाते हैं, बस इतना याद रखो। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा क्या पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। देखिए, अब यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं से। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं देखिएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? देखिए, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं, इसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक, जब 2 बालक भिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं, इसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। आगे देखिएगा, इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा क्या है देखिएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाएं दी गई हैं। संसार में कोई भी 2 व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक, संसार में कोई भी 2 व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। जैसे देखिएगा, और देखिएगा, वे शारीरिक बनावट से एक जैसे ही हो सकते हैं, किंतु स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक मानसिक क्षमता आदि में अंतर पाया जाता है। ठीक है, वे शारीरिक बनावट से एक जैसे हो सकते हैं, किंतु स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक मानसिक क्षमता आदि में अंतर पाया जाता है। आगे देखिएगा, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की भिन्नता ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की भिन्नता को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। आगे देखिएगा, अब स्किनर ने व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा बताई है। स्किनर ने और टायलर ने, इन दोनों लोगों ने व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है इन्होंने देखिएगा। इन्होंने परिभाषा दी है, व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव है। ये बताई है स्किनर ने। व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव है। ये स्किनर की परिभाषा है। अब देखिए टायलर की परिभाषा। टायलर ने अपनी परिभाषा दी है व्यक्तिगत विभिन्नता की। क्या परिभाषा है देखिएगा। शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, गति, वृद्धि, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि लिखा है, हाँ, बुद्धि, ज्ञान, रुचि और अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक, ये टायलर की परिभाषा है। आगे देखिएगा, जेम्स किसकी है? जेम्स ड्रेवर ने व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा दी है। देखिए इन्होंने क्या बताया है। एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों की औसत से भी विभिन्नताएं रखता है, वही व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। देखिएगा, एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों के औसत से भी विभिन्नताएं रखता है, वही व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ये जेम्स ड्रेवर की परिभाषा थी।
व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा इन्होंने बताई है। आगे देखिएगा, आगे क्या है, अब पढ़ते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। व्यक्तिगत विभिन्नता के कौन कौन से प्रकार हैं देखिएगा। पहला प्रकार कौन सा, शारीरिक भिन्नता एक। पहला कौन सा प्रकार है, शारीरिक भिन्नता एक, इसको पढ़ेंगे। और मानसिक विभिन्नता मानसिक, इसको पढ़ेंगे। तीसरा कौन सा, व्यक्तित्व भिन्नता व्यक्तित्व पढ़ेंगे। चौथा कौन सा है, संवेगात्मक विभिन्नता कुछ पढ़ेंगे। और लिंग के आधार पर विभिन्नता समान, ये पढ़ेंगे। ठीक, इन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, पहली हेडिंग डालिएगा, शारीरिक भिन्नता एक। शारीरिक विभिन्नता एक। देखिएगा शारीरिक विभिन्नता एक क्या होता है, देखिएगा हेडिंग डालिएगा, शारीरिक विभिन्नता एक क्या है। व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से शरीर रचना में भिन्न हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति की लंबाई दूसरे व्यक्ति की लंबाई का कम या ज़्यादा होना। ठीक है, एक व्यक्ति की लंबाई दूसरे व्यक्ति की लंबाई का कम या ज़्यादा होना, ये शारीरिक विभिन्नता का कारण हो सकता है। फिर से देखिएगा एक बार, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शारीरिक रचना में भिन्न हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति की लंबाई का दूसरे व्यक्ति से लंबाई का कम या ज़्यादा होना। अब आगे देखते हैं, दूसरा क्या था, मानसिक विभिन्नता मानसिक। मानसिक विभिन्नता मानसिक क्या होता है, देखिएगा इसमें एक व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति दूसरे से कम या ज़्यादा होती है। क्या होती है, एक व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति दूसरे से कम या ज़्यादा हो सकती है, ये मानसिक विभिन्नता या मानसिक होता है। देखिएगा, तथा एक बालक की बुद्धि लब्धि दूसरे बालक से अलग हो सकती है। क्या बोला है, एक बालक की बुद्धि लब्धि दूसरे बालक से अलग हो सकती है, ये मानसिक विभिन्नता होती है। आगे देखिएगा, व्यक्तित्व विभिन्नता व्यक्तित्व। तीसरा क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नता व्यक्तित्व क्या होता है, देखिएगा व्यक्तित्व के आधार पर मनुष्यों में विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तित्व के आधार पर मनुष्यों में विभिन्नता पाई जाती है। देखिए, कोई व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव का होता है तो कोई बहिर्मुखी स्वभाव का होता है। देखिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्या होता है, अंतर्मुखी स्वभाव का वो होता है जो सिर्फ अपने से मतलब रखता है और अपने इन अंतर्मुखी स्वभाव वालों के ज़्यादा मित्र नहीं होते हैं, ये अपने में ही मगन रहता है। और अंतर्मुखी स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने दूसरे दोस्तों को या किसी को अपनी फीलिंग नहीं बताता है, वो अंदर ही दबाए रखता है। ठीक, और बहिर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति कैसा होता है, इसके ज़्यादा दोस्त होते हैं, ये समूह में रहना पसंद करता है, ये अपनी फीलिंग दूसरे दोस्तों को या सभी को अपनी फीलिंग शेयर करता है, क्योंकि ये बहिर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति होता है। अगला देखिएगा, अगला क्या है, अगला है संवेगात्मक व्यक्तित्व। कुछ संवेगात्मक विभिन्नता देखेंगे। संवेगात्मक विभिन्नता क्या होती है, देखिएगा बालक शांत स्वभाव के होते हैं जबकि कुछ बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बालक शांत स्वभाव के होते हैं जबकि कुछ बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, यही संवेगात्मक विभिन्नता होती है। कुछ बालक प्रसन्न होते हैं जबकि कुछ बालक उदास रहते हैं। ठीक, यही संवेगात्मक विभिन्नता होती है। कुछ बालक प्रसन्न रहते हैं जबकि कुछ बालक उदास रहते हैं, यही संवेगात्मक विभिन्नता होती है। देखिए, लिंग के आधार पर विभिन्नता। लिंग के आधार पर विभिन्नता क्या होती है, देखिएगा लिंग के आधार पर विभिन्नता देखते हैं। सामान्यतः स्त्रियां कोमल प्रकृति की होती हैं। सामान्यतः स्त्रियां क्या होती हैं, कोमल प्रकृति की होती हैं और पुरुष कठोर, और स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। बिल्कुल सही बात है, सामान्यतः स्त्रियां कोमल प्रकृति की होती हैं और पुरुष कठोर। स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिएगा, ये लिंग के आधार पर विभिन्नता है। सामान्य पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं। सामान्य पुरुष जो होते हैं वो स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं। बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा,
व्यक्ति विभिन्नता के क्षेत्र अर्थात कहाँ कहाँ पर व्यक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती है। देखिएगा व्यक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र हैं, बहुत से क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखिए 15-16 क्षेत्र बताए गए हैं व्यक्तिक विभिन्नता के। अब देखते हैं। देखिए धर्म के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता, धर्म के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता हो सकती है। आपका धर्म कुछ और है, हमारा धर्म कुछ और है। आप मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं, ठीक। आपका धर्म कुछ और है, हमारा धर्म कुछ और है, यानी कि व्यक्ति धर्म के आधार पर विभिन्नता होगी। लिंग, आप लड़की हो, मैं लड़का हूँ, लिंग के आधार पर विभिन्नता हो जाएगी। आपकी आदत अच्छी है, हमारी आदत बुरी है, लिंग के आधार पर विभिन्नता हो जाएगी। रुचि, आपकी रुचि कुछ और है, हमारी रुचि कुछ और है, ठीक है, तो ये भी व्यक्ति विभिन्नता हो जाएगी। वंशानुक्रम, आपके माता पिता के गुण आपके अंदर जाएंगे, हमारे माता पिता गुण हमारे अंदर आएंगे, ठीक है, ये वंशानुक्रम होता है। और देखिएगा वातावरण, आपका वातावरण अच्छा होगा तो आप अच्छा सीखेंगे, हमारा वातावरण अच्छा होगा तो हम बुरा सीखेंगे, ये व्यक्तिगत भिन्नता हो जाएगी। व्यवसाय, आपका व्यवसाय कुछ और है, आप खेती करते हो, कोई व्यवसाय करता है, ठीक है, तो इसके आधार पर व्यक्ति भिन्नता हो जाएगी। आर्थिक स्थिति, वो आर्थिक स्तर, आपका आर्थिक स्तर अच्छा है, हमारा आर्थिक स्तर खराब है, तो आर्थिक स्तर पर व्यक्ति भिन्नता हो जाएगी। भाषा, आपके क्षेत्र में भाषा कुछ और बोली जाती है, हमारे क्षेत्र में भाषा कुछ और बोली जाती है। कौशल में भी भिन्नता हो जाएगी। शारीरिक, आपका शरीर मोटा है, हमारा शरीर पतला है, शारीरिक भिन्नता हो जाएगी, ठीक। आगे देखिएगा दृष्टिकोण, आपका देखने का नजरिया कुछ और है, हमारा देखने का नजरिया कुछ और है। अधिगम, सीखने की क्षमता, आपका सीखने की आप अच्छा सीखते हो, हम बुरा सीखते हैं, अधिगम ये सीखना होता है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है। और रीति रिवाज, आपके रीति रिवाज कैसे हैं, हमारे रीति रिवाज कैसे हैं। और क्या है, मानसिक क्षमता, आपकी मानसिक क्षमता हमारी क्षमता में अंतर है। आगे देखिएगा, यही व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकार थे। अब आगे देखते हैं व्यक्तिक विभिन्नता जानने की विधियाँ। व्यक्तिक विभिन्नता जानने की विधियाँ क्या क्या हैं, देखिएगा कौन कौन सी विधियाँ हैं। देखिए परीक्षण विधि, हेडिंग डालिएगा परीक्षण विधि। इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण आदि शामिल हैं। इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण शामिल हैं। आगे देखिएगा, हेडिंग डालिएगा, क्या हेडिंग है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियाँ। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी, देखिएगा। पहली शिक्षण विधि क्या है, मॉन्टेसरी प्रणाली मारिया पद्धति है। दूसरी क्या है, किंडरगार्टन प्रणाली फ्रोबेल है। तीसरी क्या है, डाल्टन प्रणाली हेलन पारखस्ट है। चौथी क्या है, यूरिस्ट विधि आर्मस्ट्रांग है। क्या है, यूरिस्ट विधि आर्मस्ट्रांग है। ये सभी क्या हैं, शिक्षण पद्धतियां हैं, शिक्षण विधियां हैं। आगे देखिएगा, वृद्धि और विकास। देखिए ये अगला टॉपिक है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन हर बार में सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, वृद्धि और विकास को हम लोग जानते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, देखिएगा वृद्धि का अर्थ क्या होता है। पहली बात तो वृद्धि का अर्थ पूछा जाए, क्या होता है वृद्धि का अर्थ, क्या होता है, बढ़ना या फैलना होता है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बढ़ना या फैलना होता है। अतः मनुष्य के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना ही वृद्धि है। अतः मनुष्य के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना ही क्या है, वृद्धि होता है। आगे देखिएगा, वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है, यही। आगे देखिएगा, अब देखिए, किसी भी प्राणी में विकास पूर्व में और वृद्धि बाद में होती है। याद रखिएगा, किसी भी प्राणी में विकास पूर्व में होता है और वृद्धि क्या होती है, बाद में होती है। किसी भी प्राणी में विकास क्या होता है, पूर्व में होता है, पहले होता है, और वृद्धि क्या होती है, बाद में होती है। विकास का अर्थ क्या होता है, अब विकास का अर्थ जानते हैं। क्या है विकास का अर्थ, होता है विकास का
विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास क्या है जानिए, एक विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। कैसे? जो जीवन पर्यंत से, ठीक है, यानी कि जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, ये विकास की प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत प्रत्येक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक बदलाव शामिल रहते हैं। ठीक है, इसके विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत ही नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत प्रत्येक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक बदलाव शामिल रहते हैं। आगे देखिएगा, अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अब हम लोग जानते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। देखिएगा, अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, इधर डालिएगा, लिखा है अभिवृद्धि ग्रोथ, इधर लिखा है डेवलपमेंट यानी कि विकास। देखते हैं अभिवृद्धि क्या होता है, इसमें अंतर जानते हैं क्या होता है। देखिए, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। अभिवृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? बाह्य होता है। इसमें बाह्य मतलब होता है लंबाई, मोटाई, ये बढ़ती रहती है वृद्धि। और इसमें क्या होता है? विकास का स्वरूप कैसा होता है? आंतरिक होता है। विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, जैसे ये दिखती नहीं है, ये विकास क्या है? दिखता नहीं है। और अभिवृद्धि क्या है? दिखाई देती है। आगे देखिएगा, अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है। आगे देखिएगा, अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ होता है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है और विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। याद रखिएगा, अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है और विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। अब आगे देखिएगा, अगला अंतर, अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है और विकास में एक निश्चित क्रम होता है। याद रखिएगा, विकास में क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है और अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। आगे देखिएगा, अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन विकास की एक निश्चित दिशा होती है। याद रखिएगा, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। आगे देखते हैं अगला अंतर क्या है। अगला अंतर दिया गया है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है और विकास का कोई न कोई लक्ष्य होता है। विकास का कोई न कोई लक्ष्य होता है और वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। अभिवृद्धि को सीधा मापा जाता है और विकास को सीधा नहीं, विकास को सीधा मापना संभव नहीं है। ठीक है, विकास को सीधा मापना संभव नहीं, अभिवृद्धि को सीधा मापा जाता है, विकास को सीधा मापना संभव नहीं है। आगे देखिएगा, अब्राहम मैस्लो। अब हम पढ़ते हैं अब्राहम मैस्लो को। अगला टॉपिक है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने मास्लो का पिरामिड दिया। इन्होंने अपना सिद्धांत कौन सा दिया? मास्लो का पिरामिड सिद्धांत यही है, मास्लो का पिरामिड सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो ने क्या दिया? मास्लो का पिरामिड सिद्धांत अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? यही मास्लो का पिरामिड, यही सिद्धांत है अब्राहम मास्लो का। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। आगे देखिएगा, मास्लो का पिरामिड। मास्लो का पिरामिड क्या है? मास्लो का पिरामिड है जो किस पुस्तक में दिया है इन्होंने? ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपनी ही ग्रंथ में 1954 में प्रस्तुत किया है। कब किया है? 1954 में प्रस्तुत किया है। मास्लो का पिरामिड ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपने ही ग्रंथ में 1954 में प्रस्तुत किया है। आगे देखिएगा, आगे क्या है? मास्लो वह प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं जिसने आत्म सिद्धि प्रत्यय का अध्ययन किया है। मास्लो वह प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं जिसने आत्म सिद्धि प्रत्यय का अध्ययन किया है। आगे देखिएगा,
आगे क्या मास्लो के बारे में, मास्लो के सिद्धांत न केवल मनोविज्ञान के क्षेत्र में बल्कि अध्यापन के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध हुए। मास्लो के सिद्धांत न केवल मनोविज्ञान के क्षेत्र में बल्कि अध्यापन के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध हुए। ठीक, आगे देखिएगा, आवश्यकता और मांग का सिद्धांत किसने दिया, पूछा जाता है आवश्यकता और मांग का सिद्धांत किसने दिया, अब्राहम मास्लो ने दिया है। अब्राहम मास्लो ने दिया आवश्यकता और मांग का सिद्धांत, अब्राहम मास्लो ने दिया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इन्होंने पिरामिड जो दिया है, इस पिरामिड को इस तरह से याद कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। देखिए क्या होता है, अब्राहम मास्लो ने जीवन जीने के लिए 5 सिद्धांत बताए, 5 तरीके बताए। कौन कौन से तरीके हैं देखिएगा। पहला तरीका कौन सा है, पहला है शारीरिक आवश्यकता। कोई व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। शारीरिक आवश्यकताओं जीवन जीने के लिए क्या, शारीरिक आवश्यकताओं के लिए जीवन जीने के लिए क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक, रोटी कपड़ा और मकान होना चाहिए, ये शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। शारीरिक आवश्यकता के बाद में क्या है, सुरक्षा की आवश्यकता। अब उसके बाद में, अब रोटी कपड़ा मकान मिल गया, उसके बाद में क्या मिलेगा, उसके बाद में किसकी आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है। अब सुरक्षा की आवश्यकता उसको कैसे होगी, अपने परिवार के लिए सेफ्टी चाहेगा, जैसे रोटी कपड़ा मकान हो गया, उसका परिवार बन गया। अब उसके बाद में सुरक्षा चाहेगा, सुरक्षा में क्या करेगा, अपने परिवार के लिए सेफ्टी चाहेगा, अपने परिवार के लिए सेफ्टी मिल गई, सुरक्षा मिल गई। अब क्या चाहेगा, अपनत्व या प्यार, अपनत्व और प्यार चाहेगा। 3 नंबर पे उसको समाज में प्यार मिले, क्या चाहेगा, अब उसको समाज में प्यार मिले, समाज में प्यार भी मिल गया। अब सम्मान चाहेगा, उसको सम्मान मिले, समाज में उसको भी अच्छा सम्मान मिले। ठीक, उसको सम्मान मिल गया। अब क्या, आत्म वास्तविकरण, ये लक्ष्य, इसको लक्ष्य बोला जाता है। ये सब कुछ हो गया तो लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा, आत्म वास्तविकरण होगा तो सम्मान प्राप्त करने के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, यही आत्म वास्तविकरण होता है। देखिए पहला क्या है, शारीरिक आवश्यकता है, दूसरी सुरक्षा आवश्यकता है, तीसरी क्या है, अपनत्व और प्यार की आवश्यकता है और सम्मान की आवश्यकता है, और 5वीं आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता है। ठीक, ये 5 आवश्यकताएं इस प्रकार से होती हैं। आगे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ दी जाती हैं। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है मानव की मूल प्रवृत्ति। अब हम लोग पढ़ते हैं मानव की मूल प्रवृत्ति क्या होती हैं, मानव की मूल प्रवृत्तियों को जानते हैं। मानव की मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, देखिएगा, मूल प्रवृत्तियों के जनक पूछे जाएं तो विलियम मैकडूगल हैं। कौन, मूल प्रवृत्तियों के जनक पूछे जाएं तो कौन है, विलियम मैकडूगल हैं, याद रखना। और मानव को कार्य बिना सीखे जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर करता है, वह मानव की मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। जैसे भूख, प्यास, दुख, सुख, गुस्सा। नहीं समझ में आया, देखिएगा, मानव जो कार्य बिना सीखे हुए जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर करता है, वह मानव की मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। जैसे भूख, प्यास, दुख, सुख, गुस्सा, ये सब क्या है, मानव की मूल प्रवृत्तियां हैं। ये क्या करता है, ये जन्मजात होती हैं, प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर करता है, वह मानव की मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। ये बिना सीखे सभी ये करता है, भूख, प्यास, दुख, सुख, गुस्सा, ये सब क्या है, बिना सीखे, यानी कि जन्मजात होती हैं सभी। आगे देखिएगा, मानव की मूल प्रवृत्तियां 14 हैं। मानव की मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। कौन कौन सी हैं उनको बाद में जानेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया है। पूछा जाए मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है, तो विलियम मैकडूगल ने दिया है, याद रखना है। किसने दिया, विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग संबंधित है। क्या, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग संबंधित है, याद रखना। क्या है संवेग, वो पढ़ेंगे हम लोग आगे। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से हुई है। कहाँ से हुई है, पूछा जाए संवेग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मूल प्रवृत्तियों से हुई है।
आगे देखिएगा, संवेग का मतलब क्या होता है? संवेग का मतलब इमोशन होता है। क्या होता है? संवेग का मतलब इमोशन होता है। ई प्लस मोशन यानी अंदर के बाहर, ई प्लस मोशन यानी अंदर के भाव जब बाहर की तरफ गति करते हैं उसे ही इमोशन कहते हैं, इसे ही संवेग कहते हैं। ई प्लस मोशन यानी अंदर के भाव जब बाहर की तरफ गति करते हैं तो इसे ही संवेग कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या है इसमें है, यानी अंदर के भाव बाहर की प्रकट होना ही संवेग या इमोशन होता है। यानी अंदर के भाव बाहर की ओर प्रकट होना ही क्या होता है? संवेग या इमोशन होता है। आगे देखिएगा, आगे क्या है, जन्म के समय बालक के अंदर 3 संवेग होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीधा पूछा जाता है, जन्म के समय बालक के अंदर 3 संवेग होते हैं। कौन कौन से संवेग होते हैं? भय होता है, क्रोध होता है और प्रेम होता है, याद रखिएगा। जन्म के समय बालक के अंदर 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम होता है। इसमें बताया गया है कि 14 मूल संवेग होते हैं। क्या इसमें देखिए बताया गया है, मूल प्रवृत्तियों के 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। कौन कौन सी 14 मूल प्रवृत्तियां हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां हैं तो 14 ही इनके संवेग होंगे। तो वही हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिएगा, इधर एक तरफ लिखिएगा मूल प्रवृत्ति, एक तरफ लिखिएगा संवेग। अब हम लोग देखते हैं मूल प्रवृत्ति और संवेग क्या होते हैं। देखिएगा, पलायन, पलायन या भागना, ये मूल प्रवृत्ति है। इसका संवेग क्या होगा? भय। अगर आपके अंदर कहीं गए हो, अचानक से कुछ आ गया तो अंदर से भय लगेगा, यानी कि पलायन, भागोगे, भागोगे तो भय होगा, भय होगा तभी तो भागोगे, ये पलायन होगा। ठीक, आगे देखिएगा, निवृत्त या अप्रेतता। क्या होता है? निवृत्त या अप्रेतता। निवृत्त या अप्रेतता क्या होती है? आपके अंदर अप्रेतता होगी तभी घृणा होगी। ठीक, आपके अंदर निवृत्त या अप्रेतता होगी, ठीक, तो आपके अंदर क्या हो जाएगी? घृणा आएगी, घृणा आएगी। आगे देखिए, युत्सा या युद्ध प्रेता। युत्सा या युद्ध प्रेता में क्या होता है? क्रोध होता है, क्रोध होता है। आगे देखिए, शिशु रक्षा। शिशु रक्षा में क्या होता है? वात्सल्य, प्रेम होता है। शिशु रक्षा में क्या होता है? वात्सल्य, प्रेम होता है। आगे देखिए, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता में क्या होता है? कष्ट होते हैं। संवेदनशीलता में कौन सा संवेग होता है? कष्ट होते हैं संवेग। काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति में कौन सा संवेग होगा? कामुकता संवेग होगा। जिज्ञासा में कौन सा संवेग होगा? आश्चर्य संवेग होगा। आगे देखिएगा, आत्महीनता में कौन सा संवेग होगा? आत्म अधीनता की भावना। क्या आएगी? अधीनता की भावना आएगी। आत्महीनता में अधीनता की भावना, ये संवेग होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या है? जिज्ञासा, आश्चर्य होगा। आत्महीनता में अधीनता की भावना आएगी। आत्म प्रदर्शन क्या होगा? आत्म प्रदर्शन में क्या होगा? श्रेष्ठता की भावना आएगी। आत्म प्रदर्शन में श्रेष्ठता की भावना आएगी। सामूहिकता में क्या होगा? एकाकीपन आएगा। सामूहिकता में एकाकीपन का संवेग उत्पन्न होगा। और भोजन तलाश, जब आपको भूख लगेगी तो भोजन तलाश करोगे। और अधिकार की भावना, अधिकार की भावना कब होगी? अधिकार की भावना कब होगी? जब संचय होगा। अगर रचना का आनंद ले, रचना का आनंद ले, इन संरचना होगी। आगे देखते हैं, आगे क्या है? विलियम मैकडूगल की पुस्तक कौन सी है? पूछा जाता है विलियम मैकडूगल की पुस्तक कौन सी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलियम मैकडूगल की पुस्तक कौन सी है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, याद रखना है। देखिए, यहाँ से ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत। अगला टॉपिक क्या है? जीन पियाजे के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, एक एक सिद्धांत पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही आनंद आएगा। देखिएगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, याद रखना। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। देखिएगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। अब देखते हैं, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका?
जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, याद रखना। आगे देखिएगा, जीन पियाजे का जन्म पूछा जाए कब हुआ था और कहाँ हुआ था। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। आगे देखिएगा, जीन पियाजे एक बेहतर दार्शनिक साइकोलॉजिस्ट थे। क्या? जीन पियाजे एक दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट थे। आगे देखिएगा, अब देखते हैं जीन पियाजे महोदय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को में माना जाता है। जीन पियाजे का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसमें रहा है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। आगे देखिएगा, जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी। इन्होंने, जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड ये पुस्तक 1923 में जीन पियाजे ने लिखी थी। आगे देखिएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या होता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे हैं, ये तो पढ़ चुके हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे, याद रखना, कई बार पूछा गया एग्जामों में। अब आगे देखते हैं, संज्ञान बार बार आ रहा है। संज्ञान क्या होता है? पहले संज्ञान जान लेते हैं। संज्ञान क्या होता है? प्राणी का व्यापक और स्थायी ज्ञान है, इसे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। संज्ञान क्या होता है? प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है, इसे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है, यही संज्ञान होता है। अब आगे देखते हैं संज्ञान विकास। संज्ञान विकास क्या होता है? शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। संज्ञान विकास क्या होता है? शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, यही संज्ञान विकास होता है। अब आगे देखिएगा, जीन पियाजे का सिद्धांत 4 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन से स्तर हैं? देखिएगा, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो 4 स्तरों में वर्गीकृत है। कौन कौन से स्तर हैं अब देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत को 4 स्तर में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी? इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? देखिएगा, पहली संवेदीगामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होती है। संवेदीगामक अवस्था जो होती है जो जन्म से 2 वर्ष होती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये 2 से 7 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये 2 से 7 वर्ष होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये 7 से 11 वर्ष होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखिएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये 11 से 18 वर्ष होती है। देखिएगा, 11 से 18 वर्ष होती है, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। यही अवस्थाएं 4 अवस्थाएं हम लोगों को पढ़नी है। पहली है संवेदीगामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष होती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 18 वर्ष होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अगला देखिएगा, अब देखते हैं, हेडिंग डालिएगा, संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था क्या होती है? संवेदीगामक अवस्था ये जन्म से 2 वर्ष होती है। क्या होती है? संवेदीगामक अवस्था जो होती है ये जन्म से 2 वर्ष होती है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है संवेदीगामक अवस्था। इसमें वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, इसमें वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा और स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है संवेदीगामक अवस्था में। आगे देखिएगा, अब क्या है? बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। इसमें संवेदीगामक अवस्था में क्या करता है? बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है।
कौन कौन सी इंद्रियां हैं? इंद्रियां नाक, कान, त्वचा, आंख, मुख, ये सभी क्या हैं? इंद्रियां। इन्हीं से क्या करता, कार्य करता है। अब आगे देखिएगा, आगे क्या है? परिचितों का मुस्कान के, देखिए यहां से अगला पॉइंट देखिएगा, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। यानी कि परिचित लोगों का बच्चा क्या करता है? मुस्कान के साथ स्वागत करता है, तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। यानी कि परिचित को देखकर मुस्कान के साथ स्वागत करता है बच्चा, तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। अब देखते हैं दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी इन्होंने बताई है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये 2 से 7 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो क्या है, ये 2 से 7 वर्ष होती है। देखिए इसको पढ़ते हैं। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। देखिएगा आगे, देखिएगा अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। कहाँ? इस अवस्था में बालक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक कहाँ खेलता है? पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। क्या करता है? बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। याद रखिएगा। अब आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है? खिलौने की आयु की अवस्था इसी अवस्था को कहा जाता है। खिलौने की आयु इसी अवस्था को ही कहा जाता है। ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसी को खिलौने की अवस्था कहा जाता है। आगे देखिएगा, इसी दौरान बालक में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इसी दौरान इसमें क्या हो जाता है? बालक में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला देखिएगा, अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। पूछा जाता है वस्तु स्थायित्व का भाव किस अवस्था में जागृत हो जाता है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जागृत हो जाता है। याद रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? निर्जीव वस्तु में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं में चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। अगला देखिएगा पॉइंट, अगला क्या है? प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में कैसी सोच पाई जाती है? प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? ये अनुकरणशीलता पाई जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में कैसी अनुकरणशीलता पाई जाती है। अगला पॉइंट देखिएगा, शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों में कम महत्व देता है। शिशु क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कैसा होता है? अहमवादी होता है और दूसरों पर कम महत्व देता है। अगली देखिएगा, अगली अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखते हैं, ये 7 से 11 वर्ष होती है। इसमें थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। अब इसमें देखिए, इस अवस्था में बालक का चिंतन तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है? चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखिएगा, इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने के योग्य हो जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने के योग्य हो जाता है। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखिएगा, आगे क्या है? आगे दिया गया है, इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि चीज़ों को समझने लगता है। ठीक, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये होने लगता है। आगे देखिएगा, इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करने लगता है। कैसा?
मूर्त चिंतन करने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करने लगता है। आगे देखिएगा, अगली चौथी अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, सॉरी अमूर्त, इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, याद रखिएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये 11 से 18 वर्ष होती है। यह 11 से 14 वर्ष से आगे की अवस्था होती है, यानी कि 11 वर्ष से ऊपर की जितनी जो भी अवस्था होगी ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगी। आगे देखिएगा, इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। क्या होता है? इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? यानी इस अवस्था में स्मरण और मनन आदि करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करने लगता है? स्मरण करने लगता है, मनन करने लगता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करने लगता है? इस कार्य को कारण समझता है, यानी कार्य में अंतर करने लगता है। कार्य में अंतर करने लगता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हो इसको। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट दिया गया है, इस अवस्था में बच्चा समस्या का समाधान करने लगता है। भाई बच्चा बड़ा हो गया है तो बच्चा क्या अपनी समस्या का समाधान करने लगता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यता पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला पॉइंट क्या है देखिएगा, अगला पॉइंट दिया गया, इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाई जाती है। इस अवस्था में कैसी चिंतन होता है? उसके अंदर परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखिएगा, अब पढ़ते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कीमा क्या होता है देखिएगा, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। क्या होता है? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही क्या है? स्कीमा है, याद रखना है। अब आगे देखते हैं जीन पियाजे की शिक्षा में क्या योगदान रहा है। जीन पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान रहा है देखिएगा, ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। आगे देखिएगा, जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए। और वीडियो पसंद आया हो, देखिए पूरा वीडियो मैंने पढ़ा दिया। अभी तक मैंने नहीं कहा कि दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।